योग की नगरी ऋषिकेश। कई बार हम यहाँ आए हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस अगर बात करें तो है लक्ष्मण झूला और राम झूला। ज़्यादातर लोग वहीं से आकर वहीं से लौट जाते हैं। हम भी कई बार आए हैं और वहीं घूमे हैं, पर इस बार कुछ अलग करने का दिन था। हमने एक स्कूटी रेंट पे ली और निकल पड़े ऋषिकेश के सड़कों पे, ऐसे ही लोकल लोगों की तरह। मेन तपोवन के एरिया पे ही हमने अपना हॉस्टल बुक किया था, पर किस्मत की बात देखो, जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन पता चला कि वो हॉस्टल बुक्ड है और हमें कोई जगह नहीं मिलेगी और हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी गई। तो हमने अपने साइट पे बात करी तो उन्होंने हमको एक और हॉस्टल दिया, और कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हॉस्टल हमें उन्होंने दिया वो हॉस्टल मेन सड़क से थोड़ा अंदर की तरफ था और वहाँ कुछ अलग ही नज़ारा था। वहाँ जाकर ऐसे लगा कि हमसे ज़्यादा तो फॉरेनर लोग वहाँ पे रहते हैं और वो लोकल लोगों के तरह ही रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो इंडिया है कि कोई बाहर। और हमारे हॉस्टल के छत से तो कुछ और ही नज़ारा था, जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरह से। वैसे तो ऋषिकेश काफी बड़ा शहर नहीं है, पर इस छोटे से शहर में भी काफी छुपी हुई खूबसूरती है, जिसे लोकल बनकर ही ढूंढना पड़ता है। किसी ने हमको कहा कि यहाँ से कुछ दूर ऊपर जाकर एक वाटरफॉल है, जिसे कहते हैं सेक्रेड वाटरफॉल। पैदल भी ये रास्ता तय किया जा सकता है और स्कूटी से भी, पर हमारे पास स्कूटी थी तो हमने स्कूटी से ही रास्ता शुरू किया। रास्ता काफी सुंदर था और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ था। रास्ते में चलते चलते हमें एक जगह मिली। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा जिंदगी में कुछ प्लान और एक्सपेक्टेशन मत करो, जिंदगी को तुम्हें सरप्राइज करने दो। ठीक उसी तरह एक अनजान सी जगह में हमें खूबसूरत सी जगह मिल गई, जो कि एक कैफ़े थी। वो कैफ़े भी क्या जगह थी, एकदम वादियों के बीच में और प्रकृति के सारे ही बढ़िया बढ़िया नज़ारों के बीच में था कैफ़े छोटा सा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत और शांत था, जहाँ बैठ के सिर्फ 2 कप चाय पीने में ही अलग सा सुकून महसूस हो गया, जो कि हमें इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में कभी मिलता नहीं। इन सुंदर नज़ारों को पीछे छोड़ हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, सेक्रेड वाटरफॉल की ओर। रास्ता बहुत ही सुंदर था। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी, वैसा ही कुछ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। और इस तरह हम पहुंच जाते हैं सेक्रेड वाटरफॉल, जहां अपनी स्कूटी रखकर थोड़ा सा चलना पड़ता है। थोड़ा सा पैदल चलकर हम सेक्रेड वाटरफॉल पहुंच जाते हैं, पर वहां जाकर हमें कुछ ऐसा ही नज़ारा मिलता है। जितना ज़्यादा खूबसूरत ये होना चाहिए था उतना इस बार था नहीं, क्योंकि कुछ लोकल लोगों ने हमको बोला
गर्मियों के वक्त यहाँ पानी का बहाव कुछ ज़्यादा होता है, तब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पर कोई बात नहीं, जो मिला उसमें ही खुश। आसपास काफ़ी अच्छी जगह थी और सबसे अच्छा था ये महादेव का एक छोटा सा मंदिर, जो कि एकदम वाटरफॉल के पास में ही है। इसके बाद समय था लंच का। हम इससे पहले भी कई बार ऋषिकेश आए और तपोवन में रहे, पर वहाँ पे जो मेन रोड पे जितने भी खाने की दुकान है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था खाने की, कि खाना काफ़ी महंगा और क्वांटिटी भी काफ़ी कम मिलती थी। तो हमने कई लोकल लोगों से पूछताछ के बाद हम एक ऐसे रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे 100 रुपये में किसी का भी बढ़िया से पेट भर सकता है, और वो रेस्टोरेंट हम अभी आपको लेके चलते हैं। इस प्लेट को देखकर ये मत समझिए कि इसमें एक रोटी है, इसमें 4 रोटी और इतना सारा चावल और 3 सब्जी, और खाने में बहुत ही टेस्टी, और पेट तो पूरा फुल हो जाता है। ऋषिकेश आप जब भी आओ तो भंडारी रेस्टोरेंट ज़रूर आना और इनका खाना ज़रूर चखना। यहाँ पे फॉरेनर से लेके इंडियन सब खाते हैं। हम ऋषिकेश दिवाली के जस्ट बाद ही पहुंचे थे। इस वजह से ऋषिकेश कुछ ज़्यादा ही लाइटों से चमक रहा था, और इसलिए हम निकल पड़े रात को ऋषिकेश की खूबसूरती देखने के लिए। और सच मानिए, ये रात को सच में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, खासकर लक्ष्मण झूला और राम झूला के पास में। माँ गंगा और ये ठंडी ठंडी हवा और ये शांत भरा एहसास, इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म हो जाता है। कल सुबह फिर निकलेंगे, फिर खुद को तलाशेंगे इन वादियों में और चल पड़ेंगे अगले सफ़र की ओर। हमने अपने दूसरे दिन के जर्नी को शुरू किया। आज हमने डिसाइड किया कि एक ऐसी जगह जाएंगे जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। वहाँ कई लोग कई बार गए हैं, हम भी गए हैं, पर हम दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ और तरीके से। तो हमने अपना सुबह का नाश्ता, मतलब कि चाय पीने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही रास्ता और खूबसूरत हो जाता है, और इन पहाड़ों की खूबसूरती को क्या ही बताएं। कुछ शब्दों में बयां कर पाना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, रास्तों के सुंदर नज़ारों को देखते देखते, और ऐसे ही चलते चलते हमको कई ऐसी जगह मिली जहाँ खड़े होकर नज़ारों को देखना
बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक जगह मिली जहाँ पे रुकने का दिल किया और यहाँ से नज़ारों को देखने का दिल करा और सोचा कि यहाँ से मतलब कि ऊपर से ये नज़ारा कैसे दिखता है। और ऊपर से ये नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ चले हम अपने मंजिल की ओर। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि हर जगह थी ही इतनी सुंदर। अब तक तो आप गेस कर चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं महादेव के पास नीलकंठ। नीलकंठ पहले भी आए हैं, पर इस बार कुछ अलग था। नीलकंठ में बहुत भक्त आते हैं। रास्तों से चलकर जाना पड़ता है मंदिर तक। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ी लाइन लगती है। सच में यहाँ कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है जो कि महसूस किया जा सकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ की उपस्थिति जो है। नीलकंठ महादेव का एक और नाम है। समुद्र मंथन से जो विष निकला था वो उन्होंने पिया था इस दुनिया को बचाने के लिए। उस वजह से उनका गला नीला पड़ गया था और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ये दुकान बड़ी अच्छी लगी हमको। बताओ ना भैया। मेरा शुभम नाम है भाई। इनकी दुकान का नाम मणिपुर। दर्शन के बाद और थोड़ा शॉपिंग करने के बाद हमारा सफर यही खत्म होता है। बस लौट जाते हैं कुछ नज़ारों को देखते हुए और कुछ नज़ारों को कैद करते हुए। कैसे नज़ारे? चलिए देखते हैं कैसे नज़ारे। इस पूरे सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ महसूस किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
3 टिप्स है जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। पहला, टूरिस्ट बनकर नहीं, ट्रैवलर बनकर घूमो। दूसरा, हमेशा कंफर्ट या लग्जरी में मत रहो, थोड़ा लोकल बनकर एक्सप्लोर करो। और तीसरा, मंजिल नहीं, सफर का मजा लो। आप भी जाइए, घूमिए, सिर्फ ऑफिस से छुट्टी लेकर नहीं, अपने टेंशन और परेशानियों से छुट्टी लेकर घूमिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी तरफ से कुछ एडवाइस जो कि आप घूमने वक्त महसूस करते हैं।